अपन बात करने जा रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले अपन कलर चेंज कर लेते हैं। तो अपन इंग्लिश मीडियम का किताब लिए हैं बिकॉज टोटली इंग्लिश भी उतना ठीक नहीं लगता, टोटली हिंदी भी ठीक नहीं है। जो अपन बोल सकते हैं समझ सकते हैं उसी चीज का प्रयोग करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट तथा सीड जैसे स्ट्रक्चर एक नियमित क्रम में कैसे बनते हैं? अब आपको सीडलिंग सीडलिंग मतलब अंकुरित पौधा, प्लांटलेट यानी छोटा पौधा, मैच्योर प्लांट जैसे टर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ट्री लगातार अपनी हाइट तथा गर्थ यानी चौड़ाई में एक समय अंतराल में लगातार वृद्धि करते हैं। सेम ट्री की लीव्स, फ्लावर तथा फ्रूट्स न केवल लिमिटेड डायमेंशन के होते हैं बल्कि पीरियोडिकली निकलते व गिरते रहते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। प्लांट में फ्लावरिंग वेजिटेटिव फेज के बाद क्यों आती है? प्लांट के सभी ऑर्गन वेरियस टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। कोई एक सेल टिश्यू ऑर्गन का स्ट्रक्चर तथा फंक्शन के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है? मतलब क्वेश्चन मार्क सवाल पूछ रहा है, क्या इनके स्ट्रक्चर तथा फंक्शन को बदला जा सकता है? प्लांट के सभी सेल्स जाइगोट के डिसेंडेंट यानी वंशज होते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि क्यों और कैसे प्लांट के भिन्न भिन्न स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल विशेषताएं होती है। डेवलपमेंट दो प्रोसेस का सम होता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग जिसको बोलते हैं से एक मेच्योर प्लांट का डेवलपमेंट एक प्रिसाइज तथा नियमित सक्सेशन में होने वाली घटना है। इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो रूट, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट तथा सीड को प्रोड्यूस करता है और इवेंचुअली ये मर जाते हैं। ये हो गया आपका पहला पेज। अपन दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम को देखिए क्या क्या मेंशन है। तो ये यहाँ पे सब देखिए, जैसे हाइपोकोटाइल हो गया, कॉटिलीडॉन हो गया, ये यहाँ पे ये सीड कोट हो गया, एपिकोटाइल हुक हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये कॉटिलीडॉन हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका एपिकोटाइल हो गया, फिर यहाँ पे ये हाइपोकोटाइल हो गया। तो बढ़िया से ध्यान रखेंगे इसको। इस चैप्टर में आप कुछ न कुछ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो इन डेवलपमेंट प्रोसेस को गवर्न और कंट्रोल करते हैं। ये पौधों के लिए एक फैक्टर इंट्रिंसिक तथा एक्सट्रिंसिक होते हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। पहला आता है ग्रोथ 15.1। एक लिविंग बीइंग के लिए ग्रोथ को मोस्ट फंडामेंटल व कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जाना जाता है। कि ग्रोथ क्या है? किसी ऑर्गन या इसके पार्ट या किसी इंडिविजुअल सेल में इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। क्या? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज को ग्रोथ कहते हैं। ध्यान रहे इरिवर्सिबल शब्द का यहाँ यूज किया गया है। जनरली ग्रोथ मेटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक तथा कैटाबॉलिक दोनों से जुड़ी होती है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है। जैसे लीफ का एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। आप लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने पर होने वाली सीडलिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये सवाल पूछ रहा है। आगे आगे हेडिंग है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। प्लांट की ग्रोथ यूनिक होती है क्योंकि प्लांट के अंदर जीवन भर अनलिमिटेड ग्रोथ करने की क्षमता होती है। प्लांट की यह क्षमता मेरिस्टेम के कारण होती है जो प्लांट बॉडी में कुछ स्पेशल लोकेशन पर पाई जाती है। ऐसे मेरिस्टेम के सेल में डिवीजन तथा सेल्फ परपेचुएट की क्षमता होती है। इस मेरिस्टेम से बने प्रोडक्ट जल्द ही डिवाइड करने की क्षमता को खो देते हैं तथा ये सेल्स जो डिवीजन की प्रॉपर्टी खो देता है ये प्लांट बॉडी बनाती है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है वह ग्रोथ जिसमें मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्लांट बॉडी में नई सेल हमेशा जुड़ती रहती है, यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक। क्या होगा अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर दे? क्या कभी ऐसा होता है? चैप्टर 6 में आपने रूट एपिकल मेरिस्टेम तथा शूट एपिकल मेरिस्टेम एनाटॉमी की बात कर रहा है में पढ़ा है। ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मुख्यतः प्लांट के एक्सिस के इलोंगेशन में सहयोग करते हैं। डाइकोट प्लांट तथा जिम्नोस्पर्म में ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। डाइकोट प्लांट तथा जिम्नोस्पर्म में लिटिल मेरिस्टेम तथा कॉर्क कैम्बियम लाइफ के स्टेज में लेट स्टेज में अपीयर होते हैं। ये मेरिस्टेम उन ऑर्गन की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां पर ये एक्टिव होते हैं।
पेज नंबर 3 इसे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ माना जाता है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा क्या क्या डायग्राम है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम, रूट, शूट, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ऊपर शूट, नीचे रूट और बीच में वस्कुलर कैम्बियम। ग्रोथ इज मेजरेबल। सेलुलर लेवल पर ग्रोथ मुख्यतः प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट बढ़ने से होती है। चूंकि प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट को डायरेक्ट मेजर करना कठिन होता है, इसीलिए कुछ दूसरी क्वांटिटी को मेजर करते हैं जो मोर और लेस प्रोटोप्लाज्म के प्रोपोर्शन हो। इसीलिए ग्रोथ को विभिन्न पैरामीटर जैसे इंक्रीज इन फ्रेश बेड, ड्राई बेड, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तथा सेल नंबर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। एक सिंगल इमेज की रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रति घंटे में 17,500 से अधिक नई सेल बना सकती है। एक वाटरमेलन में सेल का साइज 35,000 टाइम्स बढ़ सकता है। ग्रोथ से पहले एग्जाम्पल में सेल को नंबर तथा दूसरे एग्जाम्पल में सेल का साइज बढ़ता है, जबकि पोलन ट्यूब में ग्रोथ को लेंथ के रूप में मेजर करते हैं। डॉर्सी-वेंट्रल लीफ की ग्रोथ को उसके सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट से डिनोट किया जा सकता है। तीसरा है फेजेज ऑफ ग्रोथ। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा इलोंगेशन फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। आओ इसे रूट टिप को देकर समझें। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है? लगातार डिवाइड वाली शूट टेपेक्स तथा रूट टेपेक्स तथा शूट टेपेक्स की सेल ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिपीट करती है। इस रीजन की सेल में रिच साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तथा लार्ज कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियाई पाया जाता है। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है जो थिन तथा सेल्यूलोजिक होती है। सेल वॉल में भरपूर प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन पाया जाता है। ये तो हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में। दूसरा इलोंगेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक जोन के समीप जस्ट अवे फ्रॉम द टिप पाए जाने वाली सेल्स फेज को इलोंगेशन को रिपीट करती है। यहाँ के सेल्स की विशेषता है कि यहाँ वैस्कुलराइजेशन, सेल इनलार्जमेंट तथा न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होती है। तीसरा मैच्योरेशन फेज। यह फेज ऑफ इलोंगेशन से अधिक समीप माना जाता है, नजदीक माना जाता है। बाल थिकनिंग होती है। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के रूप में यहाँ सेल अपने मैक्सिमम साइज को प्राप्त करती है। तो ध्यान रखना है, पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा मैच्योरेशन। अब चलते हैं पेज नंबर 4 पर। इसमें ध्यान रखना है ये ABCDFG, इसमें तो कुछ है नहीं। ग्रोथ रेट के बारे में, तो पर यूनिट टाइम में बढ़ी हुई ग्रोथ को ग्रोथ रेट कहा जाता है। इसीलिए ग्रोथ रेट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक ऑर्गेनिज्म या उसके ऑर्गन्स कई तरीके से अधिक सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ग्रोथ रेट एक इंक्रीमेंट शो करता है जो अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिकल होता है। अरिथमेटिक हो गया एक से दो बना, 2 से फिर 3, 2 से 24, 2 से बना मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से। और जो ज्योमेट्रिक है ना वो डायरेक्टली बढ़ता है 1 से 2 से 4 से 8 मल्टीप्लिकेशन के रूप में। इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन के लिए केवल एक ही डॉटर सेल लगातार डिवाइड करती है, जबकि दूसरी सेल डिफरेंशिएट तथा मैच्योर हो जाती है अरिथमेटिक ग्रोथ में। अरिथमेटिक ग्रोथ के सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन को एक बार कांस्टेंट रेट से होने वाले रूट इलोंगेशन के द्वारा एग्जाम्प्लीफाइड किया जाता है। ये आपका हो गया अरिथमेटिक, ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक। इसमें ध्यान रखना ये है, यहाँ पे जाइगोट डिवाइडेड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है ज्योमेट्रिक फेज ऑल सेल डिवाइड। देखिए यहाँ 2 हो गया, इसको इस तरह से किया तो 4, फिर यहाँ से 4 अंदर 4 बाहर 8, तो सेल यूनिवर्सल सेल डिवीजन कैपेसिटी इस तरह से। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं इस पेज का तो फिगर 15.15 को देखो, जिसमें ऑर्गन की लेंथ तथा टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करने पर लीनियर कर्व प्राप्त होता है। तो लीनियर कर्व प्लॉट ऑफ अगेंस्ट LT = L0 + RT मैथमेटिकली रूप में इसको स्प्लिट किया। ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका अरिथमेटिक। अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में। मोस्ट ऑफ द सिस्टम इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, लैग फेज, और इसके बाद एक्सपोनेंशियल रेट से तेजी से बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मेटोटिक सेल डिवीजन के बाद बनने वाले दोनों प्रोजेनिसेस डॉटर सेल लगातार डिवीजन की एबिलिटी रखती है। एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ ग्रोथ स्लो होती रहती है और स्टेशनरी फेज को प्राप्त करती है। अगर हम ग्रोथ के पैरामीटर को टाइम में के एडजस्ट प्लॉट करें तो एक टिपिकल सिग्मॉइड और एस कर्व प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले आपका हो गया लैग फेज, ठीक है ना, उसके बाद आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फेज, फाइनल स्टेशनरी फेज। नीचे इधर टाइम का है और इधर क्या है साइज का।
तो सिग्मॉइड कर्व नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। यह कर्व सभी सेल, टिश्यू तथा प्लांट ऑर्गन के लिए टिपिकली आदर्श है। क्या आप अन्य सिमिलर एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं? सीजनल एक्टिविटी शो करने वाले एक ट्री, आप किस तरह के कर्व को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करता है, W1 इक्वल टू W नॉट ERT। W1 हो गया आपका फाइनल साइज, W नॉट हो गया आपका इनिशियल साइज, R हो गया ग्रोथ रेट, T हो गया टाइम ऑफ ग्रोथ, E हो गया बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम। यह हमारे क्रिएटिव ग्रोथ रेट है तथा साथ ही प्लांट द्वारा न्यू प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस करने की क्षमता को मेजर करता है, जिसे एफिशिएंसी इंडेक्स के रूप में रेफर किया जाता है। इनिशियली प्लांट साइज W1, इसीलिए फाइनल साइज W1 इनिशियल साइज W नॉट पर डिपेंड करता है। लिविंग सिस्टम की ग्रोथ के बीच क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है, इसमें क्या होता है कि पर यूनिट टाइम पर टोटल ग्रोथ का कंपेरिजन तथा मेजरिंग कहलाता है। दूसरा होता है आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसमें पर यूनिट टाइम पर गिवन सिस्टम की ग्रोथ का एक्सप्रेशन कॉमन बेसिस जैसे पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पर करना रिलेटिव ग्रोथ कहलाता है। फिगर 15 में डिफरेंट साइज की लिप्स ए तथा बी दिखाई देती है, लेकिन दिए समय में उनके एरिया के साथ एब्सोल्यूट इंक्रीज चले हुए तथा बी बने, फिर भी इनमें से एक रिलेटिव ग्रोथ रेट अधिक है। कौन सा लिप और क्यों? देखिए, जैसे पहले साइज था आपका ए, मतलब कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की बात कर रहा है, बाद में हो गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट पूछ रहा है, और इसमें देखिए ये कहाँ गया, ये 50 है, यहाँ से 55 हो गया, ठीक है ना। तो डायग्रामेटिक कंपेरिजन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, both leaves A and B increase their size by 5 centimeters square in a given time to produce A in given time to produce A1 B2 leaves। ये आपका एब्सोल्यूट और इसको क्या बोलते हैं, दोनों ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया है। अब कंडीशन ऑफ ग्रोथ है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, ये सब अपन देखेंगे बाद में। ये पेज चलो कंप्लीट कर लेते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? इस लिस्ट में वाटर, ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं जो ग्रोथ के लिए आवश्यक है। वाटर सेल निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जिसमें सेल साइज में ग्रो करती है। सेल की टर्जिडिटी एक्सटेंशन ग्रोथ में सहायक होती है, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ तथा फर्दर डेवलपमेंट प्लांट के वाटर स्टेटस में सिस्टमेटिक इनिशियली लिंक रहती है। ग्रोथ के लिए आवश्यक एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए वाटर एक मीडियम प्रदान करती है। ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। फिर अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। तो मैक्रो और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं, ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। दूसरा फिर तीसरा गया टेम्परेचर। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर आवश्यक होता है तथा इस रेंज से डिविएट होने पर पौधों को सर्वाइवल कठिन हो सकता है। इस टेम्परेचर रेंज में किसी प्रकार का डिविएशन पौधे के सर्वाइवल के लिए हानिकारक हो सकता है। लाइट एंड ग्रेविटी, ये इन्वायरमेंटल सिग्नल रेंज ग्रोथ की सर्टेन फेज का स्टेज को प्रभावित करता है। अब बाद में अपन करेंगे ये वाला डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इसको अपन कोशिश करेंगे 3 पार्ट में खत्म करना। अभी तो 10 में 12 मिनट हुए, ठीक है। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब कर दीजिए।